नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 2.17 है वो। अब उस बॉल को यहाँ पर हमने एक ब्रिक ईंट वगैरह रखी हुई है, उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, जिसको हमने हाइट का नाम दे सकते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और चीज़ गिवन है, रेडियस उसने गिवन दिया हुआ है, वो है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है कि इस पर एक फोर्स इस साइड से लग रही है, बिल्कुल इसके सेंटर पे हाफ पे, ठीक है, एक फोर्स F लग रही है। इस टोटल सफ़ेयर का जो वेट है, वेट ऑफ सफ़ेयर, वो है 50 न्यूटन। ये था गिवन डाटा। अब ये थी, इसने बताया ये है हाफ का मतलब है 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हुआ फिर, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये एक मैं लाइन लगाता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से जहाँ मर्जी पॉइंट ले लें, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, इसके मुताबिक ये यहाँ तक का जो वेट है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वेट है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 15 रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 20 है, इसमें से 5 ये माइनस किया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको मैं नाम देता हूँ। इसको अगर मैं नाम दे दूँ ABC का, ये हमारे पास पॉइंट A है, इसको पॉइंट B का नाम दे देता हूँ और इसको पॉइंट C का नाम दे देता हूँ। जी, हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। देखें, ये यहाँ से A से B की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हमें पता है, B से इस यहाँ पॉइंट तक हमें पता है 20 है, लेकिन B से C तक की मैंने अभी बताई है कि 5 तो नीचे वाले की इसने माइनस कर दी, 20 में से 15 रहेगी। लेकिन A और C की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पहले हमें वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किस रिजल्टेंट फोर्स वाला फार्मूला लगाऊंगा, जिसके अंदर देखें AB का स्क्वायर इज इक्वल होता है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है AC का स्क्वायर इधर रहने दें, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, या इधर ये देखें AC का स्क्वायर BC उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस की, माइनस BC का स्क्वायर। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है, A और B। AB की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर यानी 20 का स्क्वायर, माइनस BC, ये है B और ये है C, इसके है 15 का ये आ जाएगा स्क्वायर। अंडर रूट ले लूँगा, क्योंकि अंडर रूट तब लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 15 का हमारे पास आ जाता है स्क्वायर 225। अगर इनका मैं टोटल कैलकुलेशन करूं तो हमारे पास आ जाता है 13 सेंटीमीटर AC आंसर। यानी हमारे पास ये जो मिड वाला डिस्टेंस था ये आ गया है 13 सेंटीमीटर। जी, ये स्टूडेंट्स आ गया। अब देखिए, अब हम चीज़ इसमें से टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं। टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क हम बताएंगे। अब जी देखें, एंटी क्लॉकवाइज इस डायग्राम में हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, नीचे जो चीज़ लग रही है वो है इसका वेट। डेफिनेटली इस बॉल को नीचे जो खींच रहा है, देखिए इस ब्रिक ने ना बेसिकली इस बॉल ने, सफ़ेयर ने इस साइड को जाना है, इस ब्रिक के, इस ईंट के ऊपर से गुजर के जाना है। तो कहते हैं इसको कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो देखिए एक फोर्स इधर लग रही है और एक, अब देखिए मैं अगर फोर्स थोड़ी सी लगाता हूँ और मैं जब छोड़ूंगा तो बैक जाता है। क्यों जाता है? ड्यू टू वेट इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। अगर फोर्स ज़्यादा हो तो ये आगे चला जाए, वेट कम होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक वेट नीचे खींच रहा है और जो ऊपर खींच रहा है वो क्या है, फोर्स है। ये है फोर्स। तो फोर्स के नीचे यहाँ पे एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं, ये इसको हम एक्सिस का नाम दे देते हैं, जिसके गिर्द वो बॉडी रोटेट करेगी। ये देखें टॉर्क पैदा होगा ये, और यहाँ पे ये, जी ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। ये देखें, ये टॉर्क पैदा होगा जी, ये टॉर्क पैदा होगा ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टॉर्क है कि ये इस तरफ को टॉर्क, और इसका जो ये इसकी लेंथ है यानी रेडियस है यानी मूवमेंट आर्म है, इसका ये है मूवमेंट आर्म। इसको मैं नाम R1 का दे देता हूँ, इसको मैं नाम R2 का दे देता हूँ। लेकिन जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करूँ, टॉर्क इसके इक्वल होता है RF के इक्वल होता है। तो इसका जो R है, इसका R है वो कितना, F तो पहले बता दो मैं, F आ गई फोर्स, और इसके जो R है वो कितना है। R हमें देखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, R अगर हमने देखना है तो यहाँ से यहाँ तक का बताया गया है। तो हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 है और इधर से लेकर इधर तक की वैल्यू 15 है। 15 और 10 को मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगी 25। नहीं जी, क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करता हूँ। क्लॉकवाइज ये और ये, अब वेट और R2, यानी R2 की इधर वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, और इसका साथ आ जाएगा वेट। जी फोर्स आ गई 25 न्यूटन आ गई 30। इसमें से एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास
तो देखिए हमें इस चीज़ में एक चीज़ गिवन है, वेट W कितना है 50, तो मैं पुट करता हूँ 50, हमारे पास आंसर आएगा 650। तो ये हमारे पास 25 फोर्स आ जाएगी। 50 को हम डिवाइड करते हैं 25 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 62, ये हमारे पास फोर्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास 2.18 आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसमें गिवन डाटा के अंदर लिखा हुआ है ए यूनिफॉर्म सफेयर ऑफ वेट 10 न्यूटन। गिवन डाटा के अंदर एक चीज़ है वेट, वो है 10 न्यूटन। दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पास चीज़ जो है हेल्ड बाय आ स्ट्रिंग, यानी एक वेट है, बॉल है, सफेयर है, हैंग किया गया, लटकाया गया है, दीवार के साथ बिल्कुल लटकाया गया लेकिन एक रस्सी से लटकाया गया है, टू आ फ्रिक्शनलेस वॉल, जो वॉल है फ्रिक्शनलेस है। सो डैट द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30, इस रस्सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। विद द वॉल एज शो इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब रस्सी के अंदर ये जो टेंशन है ये हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ कहता है कि फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सफेयर बाय द वॉल, इस दीवार पर जो लगने वाली ये फोर्स है ये हमने फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं देखें, अब यहाँ पर है ये इधर फोर्स एक लगेगी दीवार पे डेफिनेटली। अगर देखें ये सफ़ेयर अगर सीधा पड़ा होता और इधर से बिल्कुल ये रस्सी गुजर रही होती, इधर से रस्सी ने इसको खींचा होता ऊपर की तरफ, और नीचे जो खींच रहा है वो है वेट, और दोनों फोर्सेस ऊपर जो खींच रहा है वो है टेंशन, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाना था। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर देखें बॉल दीवार की तरफ एंगल बना रहा है। अगर दीवार की तरफ ये एंगल बना रहा है तो इसकी तरफ मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा टेंशन के। देखें अगर ये टेंशन है फोर्स, तो इसके ऊपर की तरफ जाएं ये और ये, यहाँ पर मैं इस टेंशन के कंपोनेंट बनाऊंगा। ये जो होगा ये क्या बनेगा, T cos ऑफ थीटा बन जाएगा, और ये क्या बनेगा T sin ऑफ थीटा। अगर ये T sin ऑफ थीटा है तो ये भी T sin ऑफ थीटा हो जाएगा। थीटा हमें पता है कितना है 30 डिग्री है, सेम इसी तरह ये भी T cos ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इस तरह, और टेंशन इक्वल होती है, फोर्स और टेंशन इक्वल होती है। तो मैं अगर कंपोनेंट्स देखूँ T cos थीटा और T sin थीटा कंपोनेंट है, T sin थीटा और फोर्स को इक्वल कर दूंगा। और अगर मैं वेट को चाहूँ, वेट W, वेट वाला कंपोनेंट जो है T cos ऑफ थीटा के इक्वल आएगा T cos ऑफ थीटा। हमें पता है वेट की वैल्यू गिवन में है कितनी है 10, T सेम क्योंकि हमें फाइंड करना है cos थीटा, cos 30 आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाय cos 30 की वैल्यू मैं लिखूँ यहाँ पर तो आती है 0.866025, और यहाँ पर ये टेंशन। तो टेंशन अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये हमारे पास जो आ जाएगी वो आएगी 11.57 न्यूटन आएगी, विच इज़ इक्वल टू 11.6 अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो ये हमारे पास टेंशन आ गई। अब इसी तरह अगर मैं वेट को इसके इक्वल cos थीटा वाले कंपोनेंट के इक्वल कहा था, अब अगर मैं फोर्स वाले कंपोनेंट की बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू है T sin थीटा जी। तो फोर्स T की हमें वैल्यू निकल आई है कितनी है 11.6, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं sin 30 के साथ तो हमें पता है sin 30 कितना होता है 11.6, 0.5 होता है। अगर मेरे पास 5.77 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। लेकिन जी हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर ये फोर्स फाइंड करनी थी और इसके अंदर पैदा होने वाली टेंशन फाइंड करनी थी, तो टेंशन भी आ गई और फोर्स भी हमारे पास